व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो यह कहता है कि ये इसका स्टेटमेंट है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को न ही नष्ट कर सकते हैं, न ही इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे हम केवल क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यह है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। जैसे कि यदि हम बात करें, जब आप पंखा चालू करते हैं तो आप जो आपका स्विच बोर्ड है उसका जो बोर्ड है उसकी बटन दबाते हैं तो उससे पंखे में क्या जाती है, विद्युत ऊर्जा जाती है और जो पंखा घूमने लगता है जिससे कि हमें क्या प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा प्राप्त होती है और वो पवन ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ विद्युत ऊर्जा पहले पवन ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है और फिर आपकी पवन ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। यहाँ हमें गतिज ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए बाहर से किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं हुई और हमें यहाँ पवन ऊर्जा को नष्ट करने के लिए, जो कि गतिज ऊर्जा में बदली है, उसे किसी अन्य बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं हुई। यहाँ अपने आप ही विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई और विद्युत ऊर्जा पवन ऊर्जा में बदली और पवन ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदली। पवन ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए हमें कुछ अन्य प्रयास नहीं करना पड़ा। तो यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। अब बात आती है ऊर्जा संरक्षण के नियम को सिद्ध करने की। तो इस नियम को हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, इस नियम को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस नियम को सिद्ध नहीं किया जा सकता तो यह नियम कुछ ही जगह पे सही बैठेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों पर आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है कि आप ऊर्जा को नहीं नष्ट कर सकते और नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यह बात 100% सत्य है और इसे हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, यह आपका नियम क्या कहता है। देखिए, पहले तो बात यह समझेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा का अर्थ होता क्या है। यांत्रिक ऊर्जा, देखिए, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जा से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है आपकी गतिज ऊर्जा प्लस आपकी स्थितिज ऊर्जा। यदि आप गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ दो तो आपको कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा का अर्थ। अब जो आपकी मेन बात है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम वास्तव में है क्या, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि यदि आपके जो ये माना आपका एक कण है, अब इस पर जो आपका केवल और केवल संरक्षी बल आरोपित हो रहा है। कौन सा बल आरोपित हो रहा है, संरक्षी बल आरोपित हो रहा है। कौन सा बल आरोपित हो रहा है, केवल संरक्षी बल आरोपित हो रहा है और कोई अन्य बल आरोपित नहीं हो रहा है। नहीं असंरक्षी बल आरोपित हो रहा है, ना घर्षण बल आरोपित हो रहा है, ना श्यान बल, ना ही छद्म बल, ना ही बाह्य बल और कोई बल नहीं आरोपित हो रहा है। केवल जो आपका कण है इस पर कौन सा बल आरोपित हो रहा है, संरक्षी बल आरोपित हो रहा है। तो जो इस कण की प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा होगी, जो इस कण की प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा होगी वो किसके बराबर आएगी, अंतिम यांत्रिक ऊर्जा के बराबर आएगी। यही क्या है आपका यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या हुआ कि यदि आपके कण पर लगने वाला जो बल है केवल संरक्षी है और कोई बल नहीं होना चाहिए,
तो आपकी जो प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी, अंतिम यांत्रिक ऊर्जा की सदैव क्या होगी, बराबर होगी। अब हम इसे सिद्ध करना सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो आपका यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसे सिद्ध करना सीखेंगे और इसे हम करेंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। देखिए न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो आपको क्या बताता है। यदि आपको न्यूटन की गति का द्वितीय नियम नहीं मालूम तो ऊपर सजेस्टेड वीडियो में इस वीडियो का लिंक आ रहा है, वहां जाकर देख सकते हैं। द्वितीय नियम यह क्या होता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम F बराबर क्या होता है, ma होता है। यही होता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, F बराबर ma। अब यहाँ जो F रहता है वो क्या होता है, नेट बल होता है। यहाँ जो आपका F रहता है वो कैसा होता है, आपका नेट बल होता है। नेट बल अर्थात क्या होता है, आपका परिणामी बल होता है। और ये जो बल होता है ना F बराबर ma में, तो जो आपका F रहता है उसमें सभी प्रकार के बल क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। चाहे वो आपका बाह्य बल होगा तो उसे भी लेंगे, चाहे वो असंरक्षी बल होगा तो उसे भी लेंगे, चाहे वह संरक्षी बल होगा तो उसे भी लेंगे, और यदि कोई छद्म बल है तो हम उसे भी लेंगे। तो इस F में सभी प्रकार के बल उपस्थित होते हैं। तो हम इस F को किस प्रकार से लिखते हैं कि F आपका संरक्षी भी हो सकता है, जो आपका F है वो असंरक्षी भी हो सकता है आपका, जो आपका F है वो छद्म बल भी हो सकता है आपका, और जो आपका F है वो कोई अन्य बाह्य बल भी हो सकता है। वो किसके बराबर हो जाएगा, ma। हमने इस F के स्थान पे क्या लिख दिए कि जो आपका बल है वो संरक्षी भी हो सकता है, असंरक्षी भी हो सकता है, छद्म भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। अर्थात इस F की वैल्यू इन सभी को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो सकती है। और ये आपका इज इक्वल टू जैसा का वैसा और ma भी जैसा का वैसा। अब यहां से आप a की वैल्यू कुछ लिख सकते हैं, क्या हो सकती है यहाँ से, देखिए a बराबर क्या होता है आपका, यदि हम देखें a बराबर क्या होता है आपका dv बाई dt, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष, तो वो क्या होता है, a होता है वेग बटे समय। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, dv बाई dt। इस dv बाई dt को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, dv बाई dx इंटू dx बाई dt। dx से dx कैंसिल हो, वापस आपको dv बाई dt मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब जरा देखिए जो आपका dx बाई dt है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका वेग। x का मतलब स्थिति और t का मतलब होता है समय। तो स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष वो क्या होता है, आपका वेग होता है, और dv बाई dx जैसा का वैसा। तो यहाँ से हम a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आपकी v dv बाई dx। तो यहाँ से हम यहाँ पर a के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, v dv बाई dx लिखते हैं। f संरक्षी प्लस f असंरक्षी प्लस f छद्म प्लस f बाह्य बराबर क्या हो जाएगा, m जैसा का वैसा, और a के स्थान पे क्या लिख देंगे, v dv बाई dx, v dv बाई dx। अब क्या करेंगे, dx अपॉन में है तो इसे हम जब इस साइड में ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो आपकी इस प्रकार से स्थिति बन जाएगी f संरक्षी प्लस f असंरक्षी प्लस f छद्म प्लस f बाह्य। ये आगे जो dx का इन सबके क्या आ गया, इनटू में आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका dx आ जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, mb dv। यहाँ क्या बन जाएगा आपका mb dv। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो इसका भी हमने क्या कर दिया, समाकलन, और इसका भी क्या कर दिया, हमने समाकलन कर दिए। देखिए ये एक प्रकार से क्या है, इन सभी बलों को मिला दे तो ये एक प्रकार से बल ही कहलाएंगे। तो ये आपका बल और ये क्या है आपका विस्थापन, और बल इंटू विस्थापन क्या होता है, आपका कार्य होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी W के बराबर आ जाएगी। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, W की, क्योंकि बल इंटू विस्थापन क्या होता है, आपका W होता है। अब यहाँ देखिए जो आपका M है वो कैसा होता है, सदैव नियत रहता है। तो M को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, v dv। देखिए अब यहाँ बात आती है लिमिट्स लगाने की। तो हम लिमिट्स किसकी लगाते हैं, d के बाद जो
पद लिखा रहता है उसकी लिमिट्स लगाते हैं। डी के बाद क्या लिखा है आपका, वी लिखा है, तो हम वी के हिसाब से लिमिट्स लगाएंगे, और वी के हिसाब से लिमिट्स हम कई वीडियो से लगाना आता सीख रहे हैं कि किस प्रकार से लगाई जाती है। वो लगाई जाती है यू टू वी, यू से वी क्या लगाई जाती है आपकी, वी की लिमिट लगाई जाती है। तो यहाँ से आपका डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा आपका, यदि हम देखें तो यदि हम वी डीवी का समाकलन करें तो वो कितना होता है वी स्क्वायर बाय 2, वो कितना होता है आपका वी स्क्वायर बाय 2 होता है। और जो आपकी लिमिट्स है u टू v वो क्या रहेगी, सदैव लगी रहेगी। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका w किसके बराबर आ जाएगा आपका m। जब हम लिमिट्स रखेंगे तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो इस v की अपर लिमिट रखे वी स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे इस v के स्थान पे तो क्या हो जाएगा आपका u स्क्वायर बाय 2। पहले हमने क्या की, ये जो अपर लिमिट थी v के स्थान पे रखी, फिर उसके बाद माइनस लगाया, और जो लोअर लिमिट थी जो कि u थी उसे इस v के स्थान पे रखा तो u स्क्वायर बाय 2। अब इस m का इन सब पे गुणा कर देते हैं तो w आपके बराबर किसके बराबर आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2 के बराबर आ जाएगा। ओके, अब जो आपका W है वो किसके बराबर आ जाएगा, फाइनली देखिए mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2 क्या होता है आपका डेल k इंटू ई, अर्थात गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये हो गई अंतिम गतिज ऊर्जा, ये हो गई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो वो क्या बन जाती है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, जिसे हम डेल k से काइनेटिक और ई से एनर्जी डेल k डॉट ई डॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी W की वैल्यू कितनी आ गई, डेल k डॉट ई के बराबर आ गई। और यही क्या है आपका, जरा ध्यान से देखिए, यही क्या है आपका जो आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय, आप न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कार्य ऊर्जा प्रमेय भी क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो आपका जो W है वो किसके बराबर आ गया, यहाँ डेल k डॉट ई डॉट के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका W है, ये जो आपका W है वो उसके स्थान पे यहाँ बहुत सारे वर्ग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपको वर्ग प्राप्त हुआ है वो संरक्षी बल द्वारा प्राप्त हुआ है, असंरक्षी बल द्वारा, छद्म बल द्वारा, बाह्य बल द्वारा प्राप्त हुआ है। क्या आपका ये सभी कार्य इसी से प्राप्त हुआ है, तो हम इस कार्य को इन सब के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, W संरक्षी प्लस W असंरक्षी प्लस W छद्म बल प्लस W बाह्य, क्या हो जाएगा आपका W बाह्य, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा K डॉट ई डॉट, ये बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो आपका वर्ग है इन सभी बलों से मिलकर बना है, तो हम इस वर्ग को ये भी कह सकते हैं कि ये जो वर्ग प्राप्त हुआ है इन सभी बलों के द्वारा जो विस्थापन हुआ उसके द्वारा ये वर्ग प्राप्त हो गया। माना आपकी जो ये कण है इस पे क्या लागू हो रहा है, संरक्षी बल क्या हो रहा है, लागू हो रहा है, F संरक्षी लागू हो रहा है, जिससे कि विस्थापन कितना हुआ, dx हुआ। तो यहाँ जो कार्य होगा वो किस बल के द्वारा माना जाएगा, आपके संरक्षी बल द्वारा क्या माना जाएगा, कार्य माना जाएगा। तो हमने इसी चीज को लिखे है। अब यदि कार्य असंरक्षी बल द्वारा हुआ तो W असंरक्षी, यदि कार्य छद्म बल के द्वारा हुआ तो W छद्म, और यदि कार्य बाह्य बल द्वारा हुआ तो W बाह्य। ये किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका ये संरक्षी बल है ये प्लस में अभी इस साइड में ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। ले जाते हैं W असंरक्षी धन W छद्म धन W बाह्य बराबर डेल K डॉट ई। ये देखिए ये प्लस में था, इस साइड में जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। W क्या हो जाएगा आपका, संरक्षी हो जाएगा। W क्या हो जाएगा आपका, संरक्षी हो जाएगा। अब आप एक बात जानते हैं, यहाँ क्या बात जानते हैं कि आपका जो डेल U होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस WC। और WC का क्या अर्थ होता है, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। तो हम इस माइनस W संरक्षी, इस C को हम संरक्षी लिख सकते हैं, संरक्षी का WC लिखो या W सन लिखो, बात वही होती है। तो आपका जो
माइनस डब्ल्यू संरक्षी इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, डेल यू रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था डेल यू किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, और क्या है वही है। तो इस माइनस डब्ल्यू संरक्षी बल द्वारा को हम डेल यू से क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, डब्ल्यू असंरक्षी धन डब्ल्यू छद्म धन डब्ल्यू बाह्य, वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल के डॉट ई डॉट से। और देखिए इस माइनस डब्ल्यू संरक्षी के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, डेल यू आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, प्लस डेल यू। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि आपकी जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और यदि हम स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को जोड़े तो वो हमें किसके बराबर प्राप्त होगी, वो हमें प्राप्त होगी जो आपका असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, जो छद्म बल द्वारा किया गया कार्य और जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, यदि हम उन सबको जोड़ दे तो किसके बराबर प्राप्त होगा, डेल के ई प्लस डेल यू के क्या प्राप्त होगा, बराबर प्राप्त होगा। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं कि अब हम मान लेते हैं, माना जो आपका W असंरक्षी है प्लस W आपका छद्म है प्लस W आपका जो बाह्य है वो कितना है आपका, शून्य है। वो कितना मान लेते हैं हम, शून्य मान लेते हैं कि आपका इन सभी के द्वारा जो कार्य है वो कितना है, शून्य है। तो ये हमने क्या कर लिया, आपका मान लिया है, ये आपका क्या कर लिया है, हमने मान लिया है इस चीज को। तो क्या हो जाएगी, यहां हम लिख देंगे 0 बराबर क्या हो जाएगा आपका, डेल के ई प्लस डेल यू, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहां करेंगे, अब क्या लिखे आपका, 0 किसके बराबर आ गया, डेल के डॉट ई धन डेल यू के बराबर आ गया। अब जो आपका डेल के ई है उसको आप क्या लिख सकते हो, यह है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम काइनेटिक एनर्जी माइनस प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी, इस प्रकार से लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी। इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, अंतिम स्थितिज ऊर्जा आपका अंतिम यू माइनस प्रारंभिक यू, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यू का मतलब स्थिति ऊर्जा, अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा क्या बन जाएगी आपकी, डेल यू। अब ये जो माइनस वाली टर्म है, जितनी माइनस वाली टर्म है इसे हम जब इस साइड में ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। तो लिख लेते हैं जो आपकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, प्रारंभिक, इस हमने माइनस प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी, और जब हम इसे इस साइड लाएंगे तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो प्लस प्रारंभिक यू, अर्थात प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा प्लस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। और यहां से इसको और इसको हमने ले जाएंगे तो क्या बच गया, अंतिम काइनेटिक एनर्जी प्लस अंतिम स्थितिज ऊर्जा, अंतिम काइनेटिक एनर्जी अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस अंतिम पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं और इसे हिंदी में कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। देखिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा प्लस आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो ये भी देखो, ये भी आपकी गतिज ऊर्जा है, ये भी आपकी स्थितिज ऊर्जा है, चूंकि ये प्रारंभिक है तो ये आपकी कौन सी यांत्रिक ऊर्जा होगी, प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा होगी, इसके बराबर होगी ये प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा होगी। अब ये भी आपकी जो है गतिज ऊर्जा है, ये भी आपकी स्थितिज ऊर्जा है, इन दोनों का क्या मिलना चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा। चूंकि अंतिम की हम बात करें, अंतिम गतिज ऊर्जा अंतिम स्थिति ऊर्जा, तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा होगी यहाँ वो कैसी होगी, अंतिम यांत्रिक ऊर्जा। और यही क्या है आपका, यही आपका यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये तो यही क्या है आपका यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि यदि
हमने यहाँ क्या देखिए, हमने यहाँ जो आपका असंरक्षित बल द्वारा जो कार्य था उसे भी शून्य माने, छद बल द्वारा किया गया कार्य को भी शून्य माने और बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य को भी शून्य माने। देखिए शून्य मान लिए, लेकिन हमने इस संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य को शून्य नहीं माने, इसे हमने इस साइड में ले जा लिए और इस बल को इंक्लूड कर लिए। अब इस बल को यदि हम इंक्लूड नहीं करते तो हमारा ये प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि केवल और केवल यदि आपका संरक्षित बल ही मौजूद है, केवल और केवल यदि संरक्षित बल ही लग रहा है आपके कण पर, तो आपकी जो प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा है वो सदैव किसके बराबर होगी, अंतिम यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आप जैसे लाखों बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद।